मूवी की शुरुआत होती है श्री नाम के लड़के से जो स्कूल में पढ़ता है। श्री को राकी नाम की लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे प्रपोज करता है। लेकिन वो राकी को नकली रिंग देकर प्रपोज करता है, जो देखकर राकी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि राकी के पापा की ज्वेलरी शॉप थी। फिर भी श्री ने उसे नकली रिंग दी थी। श्री बताता है कि उसके दोस्त दीपक ने कहा था कि राकी के पापा चाहे ज्वेलर हो, लेकिन उनकी बेटी कोई डायमंड नहीं है, इसलिए नकली रिंग से ही काम चल जाएगा। यह सुनकर राकी बहुत नाराज हो जाती है और श्री को श्राप देती है कि उसे कभी भी प्यार नहीं मिलेगा, कोई लड़की नहीं मिलेगी और ना ही उसे भी सेक्स मिलेगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। कहानी कई साल आगे बढ़ती है। अब श्री की उम्र 3 साल है और उसकी जिंदगी में अभी तक कोई लड़की नहीं आई है। उसे लगने लगता है कि शायद राकी का श्राप सच हो गया है। श्री अब एक संस्कृत का प्रोफेसर है और उसकी लाइफ बहुत ही सुलझी होती है। यहाँ तक कि स्कूल के बच्चे भी उसके अकेलेपन का मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसकी भाभी कुसुम का कॉल आता है। वो कहती है कि श्री को अपने बायोडाटा में उम्र शर्सीजी की बजाय 9 साल लिखनी चाहिए, लेकिन श्री को लगता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। भाभी जिद करती है और श्री अपने दोस्त दीपास जाता है ताकि अपनी फोटो क्लिक करा सके। दीपक कहता है कि श्री कभी लड़कियों से बात नहीं करता, इसलिए वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गया है। फिर वो श्री को एक ऐप के बारे में बताता है जहां लड़कियों से चैट की जा सकती है, वो भी वैसी वाली बातें। दीपक श्री के मोबाइल में आप जैसा कोई ऐप डाउनलोड करता है और उसका अकाउंट बना देता है। रात को श्री उस अकाउंट में लॉग इन करता है और वहां एक लड़की से बात शुरू करता है। बात करते करते श्री को वो लड़की काफी पसंद आने लगती है। उसे लगता है कि जैसे वो लड़की उसके साथ ही है। अगले दिन कुसुम के पास उनके पड़ोसी बोस आते हैं और बताते हैं कि कुसुम का अचार उनके घर वालों को बहुत पसंद आया। बोस कुसुम की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने श्री के लिए एक लड़की देखी है। ये सुनकर कुसुम बहुत खुश हो जाती है और तुरंत श्री को कॉल करके कहती है कि वो उस लड़की से मिलने जाए। जब श्री को पता चलता है कि वो लड़की 8 से 10 साल की है, तो वह मिलने के लिए तैयार नहीं होता। उसे शक होता है कि 30 साल की लड़की उससे शादी करने के लिए क्यों तैयार होगी, जरूर कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन भाभी के कहने पर वह मिलने के लिए चला जाता है। श्री लड़की से मिलने जाता है और जब वो लड़की मधु को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि मधु बहुत खूबसूरत थी। साथ ही उसे भी चाय बहुत पसंद थी, जैसे श्री को पसंद थी। दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और मधु बताती है कि वह फ्रेंच की प्रोफेसर है। उसकी बातों से लगता है कि वो श्री को पसंद करने लगी है, लेकिन श्री को बार बार शक होता है कि इतनी अच्छी लड़की उसे क्यों पसंद कर रही है। उसे लगता है कि कहीं मधु उसे फंसा तो नहीं रही, इसलिए वो अपने दोस्त दीपक को सब बताता है। दीपक कहता है कि वे लोग मधु के बारे में सब पता कर लेंगे। इसके लिए दीपक श्री के स्टूडेंट राकेश की मदद लेता है। राकेश मधु के घर जाकर यह कहता है कि वह उस पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है और उसकी फैमिली मधु के बारे में सब कुछ बताने लगती है। हमें पता चलता है कि मधु बंगाली फैमिली से है। जब वह छोटी थी तो उसके पापा उसे छोड़कर चले गए थे। उसकी फैमिली में मामा, मामी, मासी, अंकल, आंटी और दादी थी। दादी की वो लाडली थी। श्री को पता चलता है कि मधु का एक एक्स था, नमित। मधु हैरान हो जाती है कि श्री को उसके बारे में कैसे पता चला। फिर वो बताती है कि नमित एक डॉक्टर था जो उसकी स्टूडेंट की भाई था। वे दोनों एक स्कूल फंक्शन में मिले थे और फिर दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन जब दोनों बाहर जा रहे थे तो मधु रोमांटिक हो जाती है। तभी नमित उससे पूछता है कि क्या वो वर्जिन है। ये सुनकर मधु बहुत हैरान रह जाती है। उसे लगा कि नमित मजाक कर रहा होगा, लेकिन वो सीरियस था। मधु को ये बहुत गलत लगा कि इतना पढ़ा लिखा लड़का ऐसी सोच रखता है। उसने उसी वक्त उससे ब्रेकअप कर लिया। मधु श्री से कहती है उसने तो कभी नमित से नहीं पूछा था कि वो वर्जिन है, तो फिर नमित को क्या हक था ऐसा सवाल पूछने का। वो कहती है कि इसके बाद कौन वर्जिन होता है। ये सुनकर श्री चुप हो जाता है क्योंकि वो इज्जी की उम्र में भी वर्जिन था। इसके बाद श्री और मधु एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। उनके घर वाले मिलते हैं और उनकी एंगेजमेंट तय हो जाती है। एंगेजमेंट वाले दिन भी बहुत खुश होता है क्योंकि फाइनली उसकी लाइफ में कोई लड़की आ गई थी। एंगेजमेंट के दिन मधु जब उससे बात करती है तो उसकी बातें बिल्कुल वैसी होती हैं जैसी श्री ने उस ऐप पर सुनी थी। तब श्री को पता चलता है कि जिस लड़की से वो ऐप पर बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि खुद मधु थी। ये जानकर श्री हैरान रह जाता है और दीपक से बात करता है। दीपक कहता है तेरी होने वाली वाइफ उस ऐप पर क्या कर रही थी, पता नहीं उसने किन किन लोगों से कैसी कैसी बातें की होंगी। ये सुनकर श्री और ज्यादा टेंशन में आ जाता है
और सोचता है कि कुछ दिन के लिए शहर से दूर चला जाए। जैसे ही वह जाने लगता है, मधु आकर उससे कहती है कि बात का इतना बड़ा इश्यू क्यों बना रहे हो। जैसे श्री के डिजायर्स थे वैसे ही उसके भी थे, इसलिए वो उस ऐप पर थी। लेकिन श्री कहता है कि वो एक संस्कारी लड़की चाहता था। ये सुनकर मधु बहुत हर्ट होती है। वो कहती है कि जब उसने श्री से ऐप पर बात की थी तो उसे श्री बहुत अच्छा लगा था, और उस दिन श्री ने उसे अपना असली नाम भी बता दिया था, जिसकी वजह से मधु श्री को ढूंढने लगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि श्री ये कह रहा है कि जो औरत ऐसे ऐप पर हो उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता, जबकि खुद वो भी उसी ऐप पर था, तो मधु हैरान रह जाती है। श्री का मानना था कि मर्द तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन अगर औरतें ऐसा करें तो वो गिरी हुई मानी जाती हैं। ये सुनकर मधु बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। श्री गुस्से में आकर अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है और वहां से चला जाता है। श्री अपने घर वालों को सब कुछ बताता है। घर वाले भी कहते हैं कि मधु को ऐसे पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन साथ में श्री को भी समझाते हैं कि उसे भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। उधर मधु के घर वाले भी उसे डांटते हैं कि उसे अगर उस ऐप पर जाना था तो कम से कम श्री को पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। मधु कहती है कि उसने सोचा था जब वो इस बारे में श्री को बताएगी तो दोनों हंसेंगे, क्योंकि उनकी मुलाकात ही इसी ऐप से हुई थी। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन श्री और मधु एक दूसरे को भूल नहीं पाते। दोनों बहुत दुखी होते हैं। इस बीच हम कुसुम की बेटी को देखते हैं, जिसे एक कोर्स के लिए कोलकाता जाना होता है। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि पढ़ाई ठीक है, मगर उसे घर के काम भी आने चाहिए ताकि वह शादी के बाद ससुराल में सबको खुश रख सके। यह सुनकर कुसुम की मां अपने पति से कहती है कि चिंता मत करो, वो खुद कुसुम के साथ कोलकाता जाएगी और खाने पीने का भी इंतजाम करके जाएगी। उसने नौकरों को सिखा दिया है कि वे कैसे ध्यान रखें। पापा मान जाते हैं और अब हम श्री को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, जो कुसुम और उसकी बेटी को छोड़ने आया होता है। वहां श्री की भतीजी उससे बात करती है। वो कहती है कि इतने सालों बाद उसे कोई लड़की मिली थी जो उसे वैसे ही पसंद करती थी जैसे वो है, जो उसे बदलना नहीं चाहती थी, बस उसके साथ रहना चाहती थी। लेकिन श्री ने एक बेवकूफी भरे निर्णय की वजह से उसे खो दिया। वो कहती है कि वो जानती है कि श्री अब भी मधु से प्यार करता है, इसलिए उसे खुद से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए और अपने प्यार को वापस पाना चाहिए। यह सुनकर श्री को भी एहसास होता है कि उसे इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं देनी चाहिए थी। वो डिसाइड करता है कि वह कोलकाता जाएगा। हालांकि दीपक उसे मना करता है, लेकिन श्री फिर भी निकल पड़ता है। कोलकाता में वो मधु से मिलने लाइब्रेरी जाता है, लेकिन वहां उसे नमित भी दिखता है, जो मधु से माफी मांगने आया था और उससे एक और मौका चाहता है। मधु नमित से बात कर रही होती है। यह देखकर श्री को जलन होती है। वह मधु से कहता है कि उसने जो भी कहा था गुस्से में कहा था और अब उसका गुस्सा शांत हो गया है, इसलिए वह मधु को माफ करता है। यह सुनकर मधु चौंक जाती है। वो कहती है, श्री, तुम मुझे माफ करने वाले होते कौन हो? और मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो तुम मुझे माफ करोगे? तुम भी उस ऐप पर थे, मैं भी, तो गलती सिर्फ मेरी कैसे हुई? मधु कहती है कि जब उसने श्री को वापस आते देखा तो लगा कि शायद श्री अब बदल चुका है, लेकिन अब भी वो वैसा ही है। इसलिए वो कहती है कि वह उसे दूसरा मौका नहीं दे सकती। वो कहती है कि किसी भी रिश्ते में दोनों बराबर होते हैं, न कोई बड़ा न कोई छोटा। श्री जैसा बिहेव कर रहा है एंड वो उसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मधु उसे और मौका नहीं देगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसी वक्त श्री को उसके भाई का कॉल आता है। वो बताता है कि वो भी कोलकाता आ चुका है। अब हमें पता चलता है कि मधु और श्री के घर वालों ने शादी के लिए जो हॉल बुक किया था, वह एडवांस पेमेंट वापस नहीं कर रहा है, इसलिए दोनों पक्षों को आधा आधा खर्चा देना होगा। लेकिन श्री के घर वाले पैसे देने को तैयार नहीं थे। इसी वजह से श्री का भाई आया है ताकि मधु के घर वालों से कह सके कि वे पैसे नहीं देंगे। जब वो लोग मधु के घर वालों से मिलने जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में उन्हें कुसुम दिखती है अपने मामा के साथ। यहां उन्हें पता चलता है कि कुसुम का और मधु के मामा का अफेयर चल रहा था। यह देखकर श्री का भाई बहुत हैरान होता है। वह कुसुम से पूछता है, क्या तुम्हें यह सब करने से पहले शर्म नहीं आई? कुसुम कहती है कि हां, उसे बहुत शर्म आई थी। उसे बहुत बार लगा कि वो गलत कर रही है, लेकिन आखिर वो करती भी क्या?
कि उसके पति की अब कोई अहमियत नहीं रही। उसका पति बस उसके फाइनेंशियल जरूरतें पूरी करता है, लेकिन बाकी किसी जरूरत की कभी परवाह नहीं की। उसने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि कुसुम क्या चाहती है। उसने कभी कुसुम की इज्जत नहीं की। सबके सामने कुछ भी बोल देता था। यहां तक कि उसके सपनों के लिए भी उसने कभी कोई सपोर्ट नहीं किया। ना कभी इमोशनल सपोर्ट दिया और ना ही रोमांस के नाम पर कुछ रहा। उसके लिए कुसुम की अहमियत बस इतनी थी कि वो टाइम पर उसे खाना और दवाई दे दे। बाकी वो रहे या ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुनकर कुसुम के पति चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी एहसास होता है कि उन्होंने कभी अपनी बीवी की कदर नहीं की। कुसुम बताती है कि जब बोस श्री के लिए रिश्ता लेकर आया था, उसी के बाद उनकी दोस्ती शुरू हुई और धीरे धीरे वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये सुनकर कुसुम का पति कहता है कि अगर कुसुम उससे माफी मांग ले तो वह उसे माफ कर देगा, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा है। ये सुनकर श्री अपने भाई से कहता है, कुसुम माफी क्यों मांगे? असली गलती तो पहले उसके पति की थी। पहले तो उसे कुसुम से माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि उसने कभी अपनी पत्नी की वैल्यू नहीं की। फिर श्री कुसुम से कहता है कि वो जो भी फैसला लेगी वह उसके साथ खड़ा रहेगा। यह सुनकर कुसुम को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद सब लोग वहां से निकलने लगते हैं। तभी बोस को पता चलता है कि उसकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वह सीढ़ियों से गिर गई थी और अब बहुत कमजोर हो गई है। यह देखकर मधु बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसकी दादी सरस्वती पूजा के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अब बीमार है। यह सब देखकर श्री कहता है कि सरस्वती पूजा जैसे उन्होंने प्लान किया था वैसे ही धूमधाम से करेंगे, ताकि दादी को अच्छा महसूस हो। फिर सब लोग मिलकर पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ सरस्वती पूजा मनाते हैं। दादी भी धीरे धीरे अच्छा महसूस करने लगती है। देवी के विसर्जन के समय श्री मधु से माफी मांगता है। वो कहता है कि वह एक ऐसी सोसाइटी में पला बड़ा है जहां अगर मर्द कुछ भी करे तो उसे गलत नहीं कहा जाता, उसके कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठते। लेकिन जब कोई औरत वही काम करे तो उस पर उंगलियां उठाई जाती हैं। शायद इसी सोच की वजह से वह भी ऐसा सोचने लगा था। लेकिन अब वो समझता है कि अगर वह मधु के साथ रहेगा तो और बेहतर सोच पाएगा और इंसाफ करना सीखेगा। फिर वह मधु को बताता है कि वो आज तक वर्जिन है। उसने ये बात इसलिए छिपाई थी क्योंकि उसे डर था कि अगर मधु को पता चला तो वो उसे छोड़ देगी। लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि प्यार का मतलब ये नहीं कि सामने वाले की हर बात जानी परखी जाए, बल्कि उसे समझ आ जाए। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आप जैसा कोई मूवी की पूरी कहानी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।